टेक्निकली ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बट मैं अपनी तारीफ करूंगा यहाँ पे। लेकिन मैंने गुरुओं का सम्मान बहुत किया है लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब में मैंने 2 टेस्ट दिए, दोनों टेस्ट फाइट किए थे, बट मेरा गवर्नमेंट जॉब का शुरू से ही मन नहीं था, तो मैंने बिजनेस का ही अपने आप में मन बना के आगे की तरफ को मूव किया था। तो ऑडियंस को भी मैं ये सजेस्ट करूँ कि आपकी गाड़ी मान के चलिए मैं कहूँ 3 या 4 या 5 साल पुरानी है, तो कंपनी जब गाड़ी सेल करती है तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल तक तो कोई वर्क आता ही नहीं है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो वर्कशॉप ओनर है वो कितने ऑनेस्टली अपने कस्टमर को अटेंड करते हैं। बिल्कुल सर। एक पॉइंट पे मैं आना चाहता था, जो टायर है गाड़ी के, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है गाड़ी के। जी बिल्कुल। जैसे तो टायर को देख के मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग टायर को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। सर आपने जनरली देखा होगा, आज की यंगस्टर है वो गाड़ी की जो OEM फिटिंग है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर गाड़ी की OEM में जो इंजीनियर बैठा है उसको उस गाड़ी की सारी चीज़ें पता है कि गाड़ी में टायर्स की वेस्ट क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। इस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल CNG किट इंस्टॉल कराने से पहले आपको कार गैरेज या जो भी CNG फिटमेंट सेंटर है उसका गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है सर। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आपका स्वागत है और एक एपिसोड में नेशनल खबर के पॉडकास्ट में। सक्सेस को अगर देखना है तो सक्सेस का जो मेजर है वो ये नहीं होता है कि आप कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हो या कितने ब्रांडेड गाड़ियां यूज़ कर रहे हो या ब्रांडेड घड़ी पहने हो, या ये नहीं होता है। होता है कि आप कितने लोगों के फेस में स्माइल ले आते हो, कितने लोगों को आप स्माइल दे पाते हो। आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, कुछ भी करो, अगर आप अपने बिजनेस या जॉब के थ्रू कुछ लोगों के फेस पे स्माइल लाते हो, वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका काम यही है। वो बिजनेस करते हैं बट साथ में अपने कस्टमर को हमेशा से खुश रखते हैं एंड अपने से ज़्यादा आगे बढ़ के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हर तरह का काम करते हैं जिससे उनको कस्टमर खुश होकर जाए। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर शक्ति सिंह, जिनका कार वर्कशॉप है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जिसको हम कहते हैं। एक नोएडा में है, एक क्रॉसिंग रिपब्लिक में है और आगे उनका बहुत सारे प्लान है। शायद बहुत जल्दी और 2 वर्कशॉप खोलने वाले हैं। तो वेलकम मिस्टर शक्ति सिंह। प्यार से आपको शक्ति भैया सब बुलाते हैं, तो मैं आपको भी शक्ति भैया करके बुलाता हूँ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा देवू जी, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपकी टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा सेटअप तैयार किया हम दोनों की कन्वर्सेशन के लिए। बिल्कुल। तो मैं बहुत हद तक यही कोशिश करूँगा कि आज जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मिथकों से भरी हुई इंडस्ट्री है हमारी, हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। जितना हो सकता है पॉसिबल, 100% तो नहीं बट काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि हम उसको दूर कर सकें ऑडियंस के लिए। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं ऑडियंस को कि शक्ति जी जो हैं वो एथलेटिक्स में भी बहुत बढ़िया है, क्रिकेट में बहुत बढ़िया है। ही इज ए स्टेट लेवल क्रिकेटर एंड हॉकी प्लेयर ऑल्सो। बैडमिंटन भी आप बहुत अच्छा खेलते हैं। बैडमिंटन भी खेलते हैं। देखिए मतलब स्पोर्ट्स में है, एथलेट्स में बहुत ही एक्टिव है, सोशल वर्क बहुत करते हैं ये, और उसके साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी बहुत अच्छे से चलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आप जहाँ तक मेरा नॉलेज है आप राजस्थान से हैं और शायद आप नॉन टेक्निकल हैं। हाँ, बेसिकली मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है आर्ट साइड से, और मैं बात करूं अपनी तो हम राजस्थान से ही हैं, और राजस्थान में भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल विलेज है हमारा। अगर मैं राजस्थान लेवल की भी बात करूं तो आपने महाराजा सूरजमल हमारे हिंदू एक सनातन के बहुत ही बड़े धर्म प्रवर्तक राजा रहे हैं जो 36 कौम को साथ लेके चलते थे। तो जो उनका मूल गांव था जहां से वो बिलोंग करते थे उसको कहते हैं सिनसिनी। मेरा गांव का नाम है सिनसिनी। अच्छा। जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारे। तो मैं उसी जन्मभूमि से आता हूँ जो महाराज साहब के नाम से जानी जाती है पूरे विश्व भर में। और वो एक इकलौते ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने हमारी जो आज के समाज में आप देख रहे हैं जो फैली हुई है कुरीतियाँ जातिवाद के ऊपर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दूर किया था क्योंकि उनकी सेना के अंदर 36 कौम के लोग रहते थे उस टाइम। तो मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं। और बात अगर एजुकेशन की है तो मैं टेक्निकली ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बट मैं अपनी तारीफ करूंगा यहाँ पे। लेकिन मैंने गुरुओं का सम्मान बहुत किया है लाइफ में, और मैं फर्स्ट क्लास से लेके एजुकेशन में मैं जहाँ तक भी पढ़ा, मेरे गुरु आज भी मुझे याद करते हैं
और मेरी पोजीशन भी रैंक फर्स्ट रही। गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी लग चुका था, बट मेरा शुरू से ही मन था कि मुझे बिजनेस करना है। गवर्नमेंट जॉब में मैंने 2 टेस्ट दिए, दोनों टेस्ट फाइट किए थे, बट मेरा गवर्नमेंट जॉब का शुरू से ही मन नहीं था, तो मैंने बिजनेस का ही अपने आप में मन बना के आगे की तरफ को मूव किया था। तो आप कब दिल्ली शिफ्ट हुए थे राजस्थान से? सर बेसिकली मैं 2006 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था, और मैं यहाँ पे जस्ट एक जॉब के लिए नहीं आया था। मैं, मेरा एक छोटा ब्रदर था, उसका किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए काम आगे रनिंग ऑन हो रहा था, तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स देने आया था जस्ट दिल्ली में। एक हमारे नॉन रहते थे उनके पास, और वो मुझे बाई लक मान लो मेरी किस्मत मेरे को यहाँ दिल्ली शिफ्ट करना चाह रही थी। अच्छा। तो मैं उनके ऑफिस पे आके बैठा और वो अपने ऑफिस पे नहीं थे, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मैं पहुँच गया हूँ और आपके ऑफिस पे पहुँच गया हूँ। उन्होंने एड्रेस मेरे को दे दिया था फ़ोन पे। उस टाइम तो मोबाइल तो थे नहीं, टेलीफोनिक की बात होती थी, लैंडलाइन था हमारे घर पे। हाँ जी। तो मैं ढूंढते फिरते मैं पहुंच गया था। अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा डेस्टिनेशन उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ से आप ऑटो रिक्शा वगैरह ले लेना और पहुंच जाना ऑफिस। तो मैं जब वहाँ देबू जी पहुंचा उनके ऑफिस पे, तो वो एक सीएनजी वर्कशॉप चलाते थे। अच्छा। और सीएनजी वर्कशॉप में मैंने देखा कि उनके लड़के कस्टमर के साथ बिहेवियर उनका ठीक नहीं था। दूसरा, वो पैसे लेके कस्टमर से, और जिनके पास मैं आया था उनके पैसे वहाँ पे पूरे नहीं पहुँच रहे थे। अच्छा। वो मैंने मतलब विदिन 2 आवर में ये नोट कर लिया था थोड़ा सा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जब वो आए बैक भैया, तो मैंने उनको बोला कि भैया बाकी सब आपका काम अच्छा है, काम आ भी रहा है आपके पास, पर आपके लड़के ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है कस्टमर के साथ। दूसरा, वो कस्टमर को आपके अदर पैसे खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो यहाँ से मेरी एक छोटी सी जर्नी शुरू हुई थी। Yes. फिर आप शायद सीएनजी का काम भी शुरू किए थे उसके बाद अपने आप? सर मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने मेरे ब्रदर को फ़ोन किया। मेरे बड़े भाई और वो दोनों क्लास फेलो थे, वो साथ एजुकेशन की थी दोनों ने। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को अप्रोच किया कि यार शक्ति आया था यहाँ, तो इसको तुम यार मेरे पास भेज दो, मुझे ज़रूरत है। तो शुरुआत में तो सर मैंने ही मना किया था कि दिल्ली मुझे लगा कि मैं कैसे रहूँगा, क्योंकि मैं कभी बाहर निकला हुआ नहीं था। लेकिन उनके आग्रह पे थोड़ा सा उन्होंने बोला कि यार मेरा छोटा भाई है, तू आ जा। तो मैं आ गया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जर्नी शुरू की। लेकिन मैं सर उसके 6 to 7 मंथ में ही, क्योंकि देखो एक गांव की डाइट एक अलग डाइट होती है। मैं नेशनल प्लेयर के लिए भी अप्रोच हुआ था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन स्टेट लेवल तक मैंने दोनों गेम खेले। तो मेरी डाइट पे एकदम से जो रिसेंटली परिवर्तन आया, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया देवू जी। और मैं, आप कैन यू बिलीव इट, कि मैं 14 जनवरी से और 26 जनवरी को मुझे ये होश आया था कि मैं इस दुनिया में हूँ। मैं जयपुर एडमिट हुआ था, मेरे फादर ने जयपुर एडमिट कराया, मेरे बड़े भाई ने। तो मैं जयपुर एडमिट हुआ, तो 26 जनवरी को तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ अलाइव हूँ, लाइव दुनिया में। उसके बाद सर मेरा मन हट गया दिल्ली से। फिर मैंने अपने अगेन बैक टू भरतपुर में चला गया। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही फिर अगेन उन्होंने अप्रोच किया कि यार तुम आ जाओ, देख लो। मैंने कहा भैया मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल, आप मानोगे नहीं, मेरी 32 इंचेस कमर थी जो घट के 26 रह गई। तो उसके बाद आप आके उसके बाद फिर आए आप? उसके बाद मैंने सर अपने फादर से डिस्कस किया कि देखो पिताजी, अगर हम अपने फादर को पिताजी बोलते थे, तो मैंने कहा पिताजी अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं अपना काम करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मुझे मेहनत करनी है तो वो मेरे खुद के लिए करनी है, और वो भी मेरे अलग नहीं थे। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखो मेरी जो जर्नी है, मुझे कुछ तो करना ही था। बिल्कुल। तो मैंने फादर को बोला कि आप मुझे जस्ट 5 लाख रुपीज़ दीजिए, अगर मैं सक्सेस हुआ तो वेल एंड गुड, और अगर फेल हुआ तो मैं दोबारा लाइफ में आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, और मैं जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। बिल्कुल। तो फिर आप आके अपना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप स्टार्ट की जी। तो ये कोरोना से पहले या कोरोना के बाद की टाइम? सर कोरोना तो बहुत आफ्टर आया है। कोरोना तो मेरा एक्चुअली, मैंने 2008 में खुद की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। 2008 में मेरा फर्स्ट वर्कशॉप खोला था मैंने। आप बदरपुर रोड पे कभी गए हो, गुरुद्वारे के पास मेरी शॉप थी, वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू किए थे। एंड फिर आगे बढ़ते गए, फिर उसके बाद सर थोड़ी सी मतलब अनवांटेड चीजें होने लगी। जैसे आपने देखा बदरपुर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, तो बदरपुर फ्लाईओवर के निर्माण के बाद हमें वहां से अपनी जगह बंद करनी पड़ी। फिर मैंने नोएडा, एक उस टाइम पे ग्रोइंग शहर था इंडिया का, तो नोएडा के ग्रोइंग शहर को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि दिल्ली के क्लाइंट, एक्चुअली मेरी साउथ दिल्ली बेस था पूरा, तो वो क्लाइंट भी मेरे पास नोएडा आ सकता है, क्योंकि साउथ दिल्ली नियर बाई नोएडा। तो मैंने फिर नोएडा की तरफ रुख करना उचित समझा बजाय दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ उस टाइम पे चलता ही रहता था।
तो फिर मैंने सर दिल्ली से सीधे नोएडा के लिए रुक किया उस टाइम। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने पहले नोएडा में सेक्टर 16 में शुरू किया था या मैंने सीधा सेक्टर 16 में ही शुरू किया था सर। फिर उसके बाद जी, आगे बढ़े। जी। तो जैसे आप बहुत कंसर्न रहते हैं कि जैसे आपने खुद ही बोला कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और कस्टमर को सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है, तो आपके जो वर्कशॉप सारे हैं, जो 2 वर्कशॉप अभी है और आगे जो बढ़ाना है आपका, तो आपका मोटो क्या है? बेसिकली आप किस किस प्रिंसिपल पे चलते हैं? सर बेसिकली ना हमारी लाइन में क्या है, मैं आपको बताऊं, ये हमारी लाइन डिपेंड ऑन वर्कर पे काफ़ी डिपेंड करती है कि आपके एम्प्लॉय की क्या सोच है, आपका एम्प्लॉय क्या सोचता है आपके काम के बारे में। तो मैंने सर आज तक जितनी भी वर्कशॉप की हैं अपने लड़कों के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास मेरा उस टाइम का भी लड़का आज जॉब करता है। अच्छा, मैं- मतलब बेसिकली आप जो वर्कर्स हैं उनका भी पूरा देखिए, खास मैंने ख्याल एक रखते इंटरव्यू हैं। देखा था, सलमान खान जी के फादर थे सलीम हाँ, साहब का, हाँ, तो उन्होंने कपिल शर्मा के शो में क्वेश्चन हाँ, किया था बिल्कुल। कि सर आप एक अच्छे व्यक्ति की क्या डेफिनेशन आंकते हो। बिल्कुल। तो मैंने उनका सर दिमाग में वो मेरे जवाब आज आया है, आपने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि मैं जिसका एम्प्लॉय सबसे पुराना होगा बिल्कुल। मैं उसको अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसे तो बहुत हैं, बट सर कहीं ना कहीं मैं एम्प्लॉय की अपनी ज़रूरत को समझता हूँ। मैं आउट ऑफ द वे जाके भी एम्प्लॉय की ज़रूरत को पूरी करता हूँ। कई बार मेरे साथ विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन मोस्टली मेरे लड़कों ने मेरा साथ दिया है। दूसरा सर, कस्टमर के साथ हम लोग क्या सोचते हैं कि कस्टमर आया और उसको मिसगाइड करके आप चीट करके पैसे निकाल लो, लेकिन सर मेरा थिंक टैंक वो है ही नहीं। मैं बेसिकली कस्टमर को अपना इस हद तक सर्विस देता हूँ कि वो मेरा क्रिएटर बन जाता है, वो मेरा रिएक्टर नहीं बनता कि किसी ने पूछा और उसने मेरा नाम ले दिया कि भाई वो वर्कशॉप है और आप चले जाओ। नहीं, वो मेरा क्रिएटर में कन्वर्ट हो जाता है सर। और वो लाइक है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो वो वर्ड यूज करते हैं कि वहाँ शक्ति भैया मिलेंगे और वो समझ लो यार मेरा वर्कशॉप है, तू जाना, वो बैठे हैं यहाँ टेंशन फ्री। तो मैंने अपने कस्टमर के दिमाग पे उस तरीके की अप्रोच की है और मैंने सर सुबह के 4-4 बजे तक भी कस्टमर को हेल्प की है आउट ऑफ द वे। मतलब सर्दियों के दिनों में गाड़ी रोड एक्सीडेंट हो गई, कॉल आ गया, तो मैंने ये नहीं देखा कि सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे पास फ़ोन आ गई। नहीं, आज भी मेरा फ़ोन 24 आवर ऑन होता है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कस्टमर मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो भी हैं। बस यही है सर मेरा तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने आपका एक शोरूम में पढ़ा भी था कि पैशन एंड परसिवरेंस आपका मोटो है। मैंने ये पढ़ा था कि भाई पैशन भी होना चाहिए एंड परसिवरेंस होना चाहिए, तभी सक्सेस मिल जाता है। तो इसीलिए अब जब आप कस्टमर का इतना केयर लेते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ समझना चाहिए आपसे कि गाड़ी के लिए जब हम जाते हैं गाड़ी लेके, हम शोरूम में, जो कंपनी के शोरूम है वहाँ जाएं या मल्टीपल कार सर्विस सेंटर जो है वहाँ पे जाए, जैसे आपका है सर्विस सेंटर। तो इस बारे में कुछ जैसे लेमैन, हम तो लेमैन हैं, हमें इतना टेक्निकल आइडिया नहीं है, हम गाड़ी जब लेके जाते हैं तो हम कंफ्यूज भी रहते हैं क्या करें। तो उसमें मैं अगर आपको सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जैसे आज एक कार ओनर, कभी कभी दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरा जो ये पार्ट्स हैं गाड़ी का, जो सपोजिंग सस्पेंशन, वो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, सच में चेंज होना चाहिए या रिपेयर होके भी ठीक हो सकता है? इस तरह का जो रिप्लेसमेंट या रिपेयर, इसका एक दिमाग में जनरली कस्टमर का रहता है, तो उसमें आपको क्या कहना है? कि देखिए देबू जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये हमारी लाइन के हिसाब से बहुत बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। मैं अपनी सभी ऑडियंस को, जो भी कहीं भी दूर दराज छोटे टाउन में या बड़े टाउन में जो भी सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं अपना बस एक छोटा सा इसमें सजेशन यही देना चाहूँगा कि देबू जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी 1 ईयर या कई का, अब तो खैर बहुत से लोगों ने 5 ईयर तक भी कर दिया है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब तक आपका वारंटी पीरियड है आप कंपनी के टच में रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, मेजर फॉल्ट भी आ जाता है तो कंपनी उसको अच्छे से ट्रीट कर लेती है। लेकिन मैं बात करूं सर एक अमूमन कस्टमर की, देखिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी सर्विस को। रीज़न क्या है कि सर उनके खर्चे बहुत मोटे होते हैं। खर्चे मोटे हैं तो सर जेब से तो कोई नहीं देगा, वो आपसे ही निकालना होता है या कस्टमर से निकालना होता है। तो उसमें सर देखो, जैसे आपने सस्पेंशन के ऊपर बात की, तो सस्पेंशन एक सर कई चीज़ों से जुड़ के बना हुआ वर्ड है। सस्पेंशन में आपके आर्म्स आते हैं, आपके लिंक रॉड्स आते हैं, आपके सॉकर्स भी आते हैं, आपकी कई सारी चीज़ों से जुड़ के हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि सर सस्पेंशन है, बट सस्पेंशन इज नॉट ए पर्टिकुलर पार्ट्स नेम। तो उसमें सर देखिए, मैं अगर आपको ऑडियंस को भी मैं ये सजेस्ट करूं कि आपकी गाड़ी मान के चलिए मैं कहूँ 3 या 4 या 5 साल पुरानी है, तो कंपनी जब गाड़ी सेल करती है तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल तक तो कोई वर्क आता ही नहीं है। उसके बाद कंपनी के अंदर सर पॉलिसी है कि वो किसी भी चीज़ को रिपेयर नहीं करते हैं। और हम लोग या मेरे जैसे जितने भी आउटलेट्स ओनर हैं,
वो अगर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देते हैं, सपोज दैट सर सॉकर्स 2 हैं और एक सॉकर खराब है, दूसरा ठीक है, तो एक सॉकर से भी काम चलाया जा सकता बिल्कुल है। अच्छा। आपके कई बार क्या होता है लिंक रोड में आपके आर्म्स में कोई भी दोनों नहीं खराब हैं तो भी आपका काम चल सकता है। तो वो चेक करना होता है सर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से कि उसका बजट कितना है और बेसिक ज़रूरत क्या है कार को। मतलब अननेसेसरी उसमें पार्ट पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती और गाड़ी आपकी परफेक्ट हो सकती है। अच्छा Yes. तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो वर्कशॉप ओनर है वो कितने ऑनेस्टली अपने कस्टमर को अटेंड करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, उस पे होता है। हाँ जी। अब मैं और एक जनरली बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं ये प्रॉब्लम को। गाड़ी आप चला के जा रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे कोई डिवाइडर में लग गया या कभी कुछ भी हो सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिल्कुल तब हम बिल्कुल मतलब चौंक जाते हैं, हमारे सारे जो सेंसेस है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। जी सर। तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए टू क्लेम द इंश्योरेंस, टू गेट द कार बैक टू द वर्कशॉप। तो इस बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए कि भाई जब गाड़ी किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, डेड पड़ जाता है, जी। तो उसको क्या करना चाहिए? सर देखिए, इसमें मैं ऑडियंस को यही पर्सनल सजेशन मान लीजिए या हमारी एक लाइन के हिसाब से भी आप तो इसको कार एक्सपर्ट है, सजेशन तो आप ही से ही हम तो इसको सजेशन आप मान सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारी कार एक्सीडेंट होने के बाद वो चाहे मेरी गलती हो या सामने वाले की गलती हो, तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए। और पर्सनली मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सर देखो, आप सामने वाले का नेचर नहीं जानते, लेकिन मैं मेरा नेचर तो जानता हूँ, तो मुझे आगे अपनी अप्रोच करनी चाहिए कि भैया आप ठीक हो, बिल्कुल, और वो कहे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अगर उनका वे ऑफ टॉक अगर ठीक है, तो आप एक पहली चीज़ तो यहाँ पे ये करनी चाहिए कि आपको आपस में लड़ना नहीं चाहिए ऑन द स्पॉट। ये कल्चर आप बिलीव करो देवू जी, आपने तो बाहर फॉरेन में काफ़ी यात्राएं की हैं, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये कल्चर है कि हम लोग कार एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत भिड़ने लग जाते हैं। इवन आपने रोड एक्सीडेंट में सुना होगा, गोली मार दी, किसी को पीट दिया, रोड रेज इतना हो रहा है, बट इसकी जरूरत नहीं है सर। इंश्योरेंस पॉलिसी आप किस लिए पे कर रहे हो? मैं यहाँ कस्टमर को यही सजेशन देना चाहूँगा कि हम जो कस्टमर, आप इंश्योरेंस कंपनी को इतना मोटा पैसा दे रहे हो, वो किस लिए? हमें क्यों लड़ना? भाई आपकी कार एक्सीडेंट हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसमें मेरा सजेशन ये है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी कार के फोटो ले लीजिए। अच्छा। आफ्टर देन एक कस्टमर केयर पॉलिसी के ऊपर नंबर होता है, आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरी कार एक्सीडेंट हो गई है। बिल्कुल। और वो आपको सो एंड सो वर्कशॉप से लिस्ट होती है। जैसे मैं जनरली बात करूं तो सारे वर्कशॉप कैशलेस नहीं होते, जैसे कंपनी भी पर्टिकुलर एक कंपनी से टाई अप कर लेती है और उसके साथ काम करती है। लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूं मल्टी ब्रांड्स में, तो वो 10, 12, 15 तक भी लोगों के पास फैसिलिटी होती है इंश्योरेंस टाई अप्स की। तो आप कस्टमर को, अगर वो पर्सनल टच के हैं, तो जिस वर्कशॉप से भी या जिस गैरेज से भी आप टच हैं, तो पहले उसके ओनर या वर्कशॉप मैनेजर को आप कॉल कर सकते हैं कि मेरी कार लग गई है। उसके बाद उसका अगर हेल्पिंग नेचर होगा तो वो आपको क्रेन भी प्रोवाइड करा सकता है। नहीं तो आप क्रेन, आजकल तो सर ऑनलाइन का जमाना है, गूगल का जमाना, कॉल करो, क्रेन आ जाता है एनी टाइम। यस, क्रेन में आपकी गाड़ी टोइंग होते टाइम भी आप एक पिक्चर ले लें, और उसके बाद काम शुरू होता है सर वर्कशॉप का। वर्कशॉप पे कार पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉडी शॉप का, अगर उन्होंने कोई अपॉइंट किया हुआ है पर्टिकुलर, तो आप उससे मिलिए। नहीं तो आप खुद भी अप्रोच करें कि भैया मेरी कार लगी, आप इसको देखिए। उसमें कंडीशंस होती हैं सर डिफरेंट ऑफ, जैसे सपोज एक पॉलिसी होती है, उसको हम जीरो डेप्थ बोलते हैं, और एक कॉम्प्रेसिव पॉलिसी होती है। कॉम्प्रेसिव पॉलिसी में सर हमारी गाड़ी के जो भी नुकसान होते हैं उसके नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ नॉर्म्स है कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट टू पार्ट आपको पेमेंट करते हैं। जीरो डेप्थ पॉलिसी में आपको सर सिर्फ फाइल चार्ज पे करना होता है और आपकी गाड़ी ठीक होकर मिल जाती है। तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हमें लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठे हो। बिल्कुल। तो हमारे सर एक मेजर जो इसमें मिथक है, जिस पे मैं आपको पर्सनली फोकस करना चाहूँगा, कि हम ये सोचते हैं कि हम 8, 10 साल या 5 साल या 7 साल हम क्लेम लेते ही नहीं है, और गाड़ी मल्टीपल हो जाती है कि राइट से भी लग गई, लेफ्ट से भी लग गई, और फ्रंट से भी लग गई, रियर से भी लग गई, और फिर मल्टीपल होने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा सारा क्लेम हो जाएगा। तो वो नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि जस्टिफाई नहीं होता। आप एक्सीडेंट करने के बाद आप कितना भी क्लेम लो, मल्टीपल सर्विस, कई इंश्योरेंस कंपनी
जितना मर्जी क्लेम लो वो फैसिलिटी दे देते हैं। तो आप पहली चीज अपने इंश्योरेंस सब रिन्यूअल करा रहे हो तो मेरे ये को चीज लगता है कि पूछ लोग लीजिए। शायद वो नो क्लेम बोनस के चक्कर में यस, नहीं और वो करते। सर बहुत ज्यादा नहीं होता, 800-700 रुपए होता है, जिसकी वजह से हम कार ही नहीं देते अपनी। मतलब कार के 2 पीस खराब हो रखे हैं, चला रहे हैं फिर भी गाड़ी, चला रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सर 700-800 रुपए लगने हैं, आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी। और सर आप मे बी मेरे को शायद नहीं लगता कि बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन मैं ऑडियंस को भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपकी कार का एवरेज डिपेंड ऑन योर कार पे भी बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालती है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ओईएम फिटिंग की तरह है या नहीं है। नहीं है। जैसे सपोज करो सर आपकी गाड़ी का पीछे का दरवाजा लगा हुआ है, आप एयर जो उसको क्रॉस कर रही है गाड़ी रनिंग टाइम पे, तो वो बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट लाती है आपके इंश्योरेंस वो सॉरी आपकी मतलब एवरेज efficiency पे, पे। आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे। efficiency पे। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है, नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि गाड़ी डेंट पेंट है कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है इन सब और चीजों से इन ना। सब चीज़ों से। दूसरा सर आपकी गाड़ी अगर ओके है, आपको कहीं भी देखिए, गाड़ी का मतलब क्या है, आज मैं बात करूं जनरली तो ओला उबर, और हम एक अपनी पर्सनल कार की अगर मेंटेनेंस प्लस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को कंसीडर करके अगर कैलकुलेट करें तो ओला उबर सस्ती है। बट सर कार का मतलब है आपकी इमरजेंसी सर्विस। हमें रात को 2 बजे बच्चे को बुखार हुआ, मान के चलो किसी फैमिली प्रॉब्लम के लिए आपको कार की जरूरत पड़ी, आजकल सर मेजर है, आपको पता ही अटैक आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हमारी लाइफ स्टाइल ही पहले तो इतनी बदल चुकी है कि हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए फेस करने को तैयार ही नहीं है। हमें पता ही नहीं होता मेजरली कि हमें क्या करना है, और उसमें भी एक सबसे मेन जरिया है, जरूरी है कार्स। अगर वही आपकी ओके नहीं है तो फिर आप कैसे जा पाओगे, तो बहुत मुश्किल है। और एक पॉइंट पे मैं आना चाहता था, जो टायर है गाड़ी के, वो भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है गाड़ी के। जी बिल्कुल। जैसे तो टायर को देख के मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग टायर को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। टायर पूरा पॉलिश हो जाता है तब तक भी इंतजार करते हैं कि नहीं टायर चेंज करें ना करें, टायर का प्रेशर ठीक है कि नहीं है। तो उस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि लोग टायर को लेके कितना कॉन्शियस होना चाहिए। सर देखिए, मेजर सपोज करो मैं मेरी बॉडी की बात करूं तो मेरे पैर मेरी बिल्कुल हर चीज़ के लिए मुझे आगे ले जाने के लिए सबसे पहले उनका ठीक होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो लाइक उसी बेस पे सर गाड़ी के टायर्स, गाड़ी के पैर हैं, तो लोग उसमें सर लापरवाही करते हैं। और आपने देखा भी होगा मेजर सर, हमने बहुत लोगों को खोया है आपके यमुना एक्सप्रेस में ब्लास्ट बहुत सारे होते हैं, टायर बस्ट होता है। तो मैं सर देखो सबसे पहले तो मैं इसमें यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप किसी भी आउटिंग से पहले आप अपने कार गैरेज पे जाइए, अपनी प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट चेक कराइए, अपनी व्हील बैलेंसिंग चेक कराइए, और अपने टायर की जो उसके कह सकते हैं एक मटेरियल होता है वो कितना % बचा हुआ है, वो आपके लिए उस रोड पर जाने के लिए अच्छा है नहीं है, तो वो आपका वर्कशॉप जो भी आप वर्कशॉप पे जाएंगे वो सजेस्ट कर सकता है बहुत अच्छे से। दूसरा सर हमारे दिमाग में ना व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग यही टायर से रिलेटेड एक चीज़ है, बट मैं इसमें आपको आगे की चीज़ मैं बताना चाहूँ तो ये सिर्फ डिपेंड ऑन 2 थिंग्स पे ही नहीं डिपेंड करता है सर। इसके अलावा आपके गाड़ी के सॉकर्स अगर ख़राब हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो भी आपके टायर घिस जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालता है सॉकर्स का ख़राब होना। दूसरा सर आपने जनरली देखा होगा आज की यंगस्टर है वो गाड़ी की जो ओईएम फिटिंग है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर गाड़ी की ओईएम में जो इंजीनियर बैठा है उसको उस गाड़ी की सारी चीज़ें पता है कि गाड़ी में टायर्स की बेस क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं सर, देखिए मैं जनरेशन को मैं अदर वे मत लेना बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने शौक पूरे ना करें, लेकिन कहीं तक कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी जो ओईएम से आ रही है आपकी जिस बेस की व्हील अलाइनमेंट व्हील लेके आ रही है हम उसी पे उसको रखें। उसको जो चौड़े इतने बड़े बड़े टायर लगा लेते हैं सर, उसके बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं। आपकी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाता है, गाड़ी के इंजन पे भी लोड आता है। सर देखिए आपकी गाड़ी के टायर, सपोज करो मैं बात करूं एक मोटा हैवी हेल्थी आदमी है 100 kg अब, और एक है फिट 70 kg, तो उसके पैर और एक हेल्दी पर्सन के पैर दोनों में बड़ा मेजर फर्क आता है। मान के चलो हेल्दी और पैर कमजोर है तो उसको दिक्कत आएगी चलने में। तो वही चीज़ है सर, टायर आपने बड़े कर दिए, गाड़ी का वेट आप देख ही नहीं रहे उसके हिसाब से, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है सर इसमें। तो इस पे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मोस्ट क्रूशियल पार्ट है गाड़ी के टायर। बिल्कुल सर। अब हम आते हैं सीएनजी के ऊपर, क्योंकि आप सीएनजी के ऊपर बहुत काम किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी जानना होगा कि सीएनजी को बहुत सारे ऑडियंस है जो सीएनजी फिटेड कार ना लेके बाहर से सीएनजी फिट करते हैं।
तो जब ये फिट बाहर से लेकर सीएनजी फिट करते हैं, तो सीएनजी किट जब लगाते हैं तो उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए उनको, उस पर थोड़ा सा आप बताइए कि व्हेन सीएनजी किट के ऊपर जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए उनको। सर देखिए, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि सीएनजी एक नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल है। देखिए सर, हम डिपेंड हैं, आपको पता है देव जी कि हम पेट्रोल डीजल के लिए डिपेंड हैं। बिल्कुल डिपेंड तो हम सीएनजी के लिए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स ये हमारे पास भी है। हाँ। कि हम सीएनजी को रिसोर्स करके हम अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी को। तो मैं कस्टमर से यही कहना चाहूँगा, ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीएनजी किट इंस्टॉल कराने से पहले आपको कार गैरेज या जो भी सीएनजी फिटमेंट सेंटर है उसका गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि मेजर देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, सीएनजी किट बुरी नहीं है, सीएनजी किट लगाना गलत नहीं है, या सीएनजी के जो मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके पीछे रीजन बीइंग ओनली सीएनजी पार्ट्स नहीं है। एक कार गैरेज का टेक्नीशियन भी बहुत मैटर करता है। अच्छा। यस, एक कार गैरेज का गवर्नमेंट से ऑथराइज, ठीक है सर, पैरामीटर्स के हिसाब से आप गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लाइसेंस देती है कि आपके वर्कशॉप पे सपोज दैट कार आई सीएनजी लग गई और सीएनजी लगने के दौरान ही आग लग गई, तो कैसे करेगा वो। मान लो आप छोटी दुकान पे गए तो उस पर वो सारे चीज़ें अवेलेबल हैं ही नहीं जिससे वो गाड़ी को एकदम से तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्कशॉप है सीएनजी के लिए, कैसे पता चलेगा इसको? सर देखिए, इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर आरएफसी नंबर, मतलब रेट्रो फिटमेंट सेंटर नंबर एक अलॉट किया हुआ है। जैसे मेरे 9 और 52 ये 2 अलॉटमेंट मेरी आरएफसी नंबर की है। ओके। मैं अगर पर्सनली भी मैं बात करूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक वर्कशॉप के लिए एक ही नंबर अलॉट किया हुआ है और जो गवर्नमेंट की लिस्टिंग पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वहाँ से नंबर सर्च कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँ, सपोज दैट आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे लिस्ट, तो आप इजी वे में आप कस्टमर्स बात करते हैं सर। देखिए आजकल गूगल का ज़माना है, बिल्कुल। आप इंक्वायरी करके जा रहे हो डायरेक्ट, तो बहुत कम कस्टमर आज की डेट में आते हैं। तो आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, जो भी सीएनजी आपकी किट इंस्टॉलर है या जो भी वर्कशॉप वाला है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपका आरएफसी नंबर क्या है, आर यू गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, और वो कहता है यस, तो आप प्लीज़ मेरे को एक लाइसेंस की कॉपी व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा। तो आप वो देख लीजिए। दूसरा सर, इसमें सीएनजी के अंदर मैं अगर बात करूं तो आपका पार्ट्स का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी बाहर से भी इंपोर्ट होती हैं किटें, मोस्टली तो बाहर से ही किटें इंपोर्ट होती थी पहले, लेकिन अभी हमारे इंडिया के अंदर बहुत से मैन्युफैक्चर्ड हैं जो 2004 से 98 से भी हमारे लिए सीएनजी किट इंस्टॉल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम इंडिया की भी किटें आज की डेट में यूज कर सकते हैं। दूसरा सर, इसके अलावा एक आईजीएल पे भी एक लिस्टिंग है। अच्छा, वहाँ से भी? यस, आईजीएल की लिस्टिंग से भी आप नंबर ले सकते हैं, और आईजीएल पर्टिकुलर जो गैरेज अच्छा काम करते हैं उनको सर्टिफाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा खुद का जो वर्कशॉप है वो आईजीएल से भी सर्टिफाइड है और गवर्नमेंट से भी सर्टिफाइड है। ओके। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्कशॉप ऑथराइज देखें कि वो ऑथराइज है या नहीं है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे कंपनी फिटेड सीएनजी किट होता है एंड बाहर से भी फिट होता है जी। तो कुछ लोगों में रहता है कि यार बाहर से फिट करूँ तो मे भी रिस्की है, मतलब एफिशिएंसी उसका कम हो जाए, तो उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? सर देखिए, किसी भी किट को इंस्टॉल करने के लिए ICAT और ARAI ने डायग्राम दिया हुआ है किट के अंदर। हर किट के बॉक्स के अंदर डायग्राम होता है, और अकॉर्डिंग द डायग्राम अगर हम फिटमेंट करते हैं तो मैं आपको 0.1% 100 में से ये नहीं कह सकता, क्योंकि 100 तो किसी भी चीज़ में नहीं बोलना गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। बट 0.1% ही चांस है कि आपके लिए कोई मेजर एक्सीडेंट की परिस्थिति बने, अदरवाइज तो 100% सेफ फ्यूल है। देखिए ज्वलनशीलता में अगर मैं बात करूँ तो सबसे कह सकते हैं कि सेफेस्ट फ्यूल है ये सर। और सीएनजी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हवा के संपर्क में आते ही ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा। जैसे इसको हवा मिलेगी, ये लीकेज अगर होती है तो ये हवा के संपर्क में आने ही पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है सीएनजी की। तो मैं अच्छा। ये सर जी। और आजकल जैसे ईवी का भी टाइम आ गया, इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी है, तो इस पे आपको सीएनजी का फ्यूचर क्या क्या दिखता है? जैसे और एक क्वेश्चन भी मुझे इसके साथ लिंक्ड है कि मेरे गाड़ी है, मतलब हाउ डू आई डिसाइड कि मेरे को सीएनजी लेना है कि नहीं लेना है? मतलब मेरे को मेरा
एक दिन में गाड़ी कितना चलती है या महीने में कितना चलती है, उसके ऊपर क्या ये डिपेंड करता है सीएनजी लेना है कि नहीं लेना है? सर देखिए, ये आपकी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एक, आपकी कार मिनिमम कम से कम 50 किलोमीटर अगर पर डे चलती है, तो मैं अगर कहूँ साल की कैलकुलेशन करूँ, तो आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर में भी एक रफली ले लेता हूँ। बिल्कुल, हाँ। 10,000 किलोमीटर में आज की डेट में सर किसी भी कार के लिए कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का पेट्रोल चाहिए, क्योंकि उससे कम उसका खर्चा आएगा ही नहीं। नहीं है। तो इसमें सर सीएनजी पे अगर मैं उस कार को कन्वर्ट करा लेता हूँ, तो आपका वो खर्चा 1/3, वो डिपेंड ऑन सिटीज़ पे करता है सर। जैसे आउटसाइड से इसमें थोड़ा सा महंगी है सीएनजी, एनसीआर में थोड़ा सस्ती है, लेकिन मैं फिर भी कितना भी अगर कहीं भी 80 रुपया है, कहीं पे 120 रुपया है, ऐसे कुछ रेट है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कितना भी महंगा हो, फिर भी आपकी गाड़ी 1:2 का रेशो तो आपका मेंटेन करेगी ही करेगी। अच्छा। उसका टेक्निकल रीज़न क्या है सर, कि पेट्रोल हमें लीटर में मिलता है और सीएनजी हमें केजी में मिलती है। हाँ। तो ये डिफरेंस एक आपका मैटर करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं इक्वल अगर पेट्रोल के मुकाबले भी अगर सीएनजी की प्राइसिंग है, तो भी आपका 1:2 का एवरेज ये मेंटेन करती है। तो मैं कहूँ अगर जनरली 10,000 किलोमीटर के अंदर कम से कम 40,000 की सेविंग आपकी ईमानदारी की है। अच्छा। यस। और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि मानसून में गाड़ी का क्या केयर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मानसून अभी ऑनसेट है, आ गया है मानसून, तो ये इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मानसून में सबसे बेसिक ज़रूरत होती है हमें अपने वाइपर ब्लेड्स की, तो वो अच्छी क्वालिटी के लगवाएं। और हर मानसून से पहले अगर आप उनकी केयर देख लेंगे वो ठीक है तो परफेक्ट है। अदरवाइज़ तो क्या है, उनकी रबर हट जाती है सर गर्मी और सर्दी के सीज़न से बाहर निकलने पे। तो आप प्लीज़ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइपर ब्लेड्स पे ध्यान दें और उनको चेंज कराएं। दूसरा, आपकी गाड़ी को ब्रेक्स एक साथ नहीं लगाने हैं सर। जैसे होता है कि इमरजेंसी ब्रेक तो एक अलग है, बट आपको इजी वे में ब्रेक्स को यूज़ करना है, सो दैट स्किड नहीं तो आपके रोड एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, इसमें मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि बारिश के मौसम में आपकी ब्रेक से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो उस नॉइज़ को इग्नोर करें। वो जैसे ही आपकी ब्रेक सूट ड्राई होंगे तो वो नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके, बहुत ही अच्छा रहा ये पॉडकास्ट हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट जरूर अपने कमेंट में दीजिए, और इस तरह की और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको गाड़ी के बारे में, तो हमारे कार एक्सपर्ट के साथ हम फिर एक बार और एक पॉडकास्ट करेंगे और आपको बताएंगे बाकी आपके जो भी क्वेरीज हैं।